प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या हमको इसमें देखना है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। उसमें बताए थे रिसोर्सेज मेरे पास क्या हैं, स्केयर हैं, बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं, ठीक है। तो उसी तरह से रिसोर्सेज की यहाँ पे बात करेंगे। रिसोर्सेज यहाँ पे हमको लिमिटेड मिला। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जमीन है। जमीन है, अगर इतनी बड़ी जमीन है तो ये फिक्स है, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं इसमें, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे। तो मान लीजिए अगर इस जमीन पे पूरा अगर हम चावल उगाते हैं, ठीक है, चावल उगाएंगे अगर इस जमीन पे पूरा, तो क्या गेहूं भी इसी को उगा लेंगे? वैसा नहीं ना करेंगे कि एक पौधा चावल का एक पौधा गेहूं का, ऐसे खेती नहीं ना करेंगे। दोनों में से कोई एक चीज ही हम उगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जमीन क्या है, फिक्स है, ठीक। अगर हम गेहूं उगाते हैं इस पे, चावल नहीं उगा पाएंगे। अगर हम इतने जमीन पे गेहूं उगा दें और इतने पे तब चावल उगा पाएंगे, तो चावल का मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तब जाके हम गेहूं का प्रोडक्शन कर पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। या फिर आधा गेहूं आधा चावल लगा सकते हैं हम इसमें, या थोड़ा चावल ज़्यादा गेहूं लगा सकते हैं, मतलब इस तरह से। तो इसमें हमको क्या बेसिकली देखना है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हमको इसमें कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताना है, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन आपका क्या लिखा हुआ है कि पीपीसी शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताया ना यहाँ पे कि अगर पूरा चावल उगा रहा है तो गेहूं नहीं उगेगा, ठीक है, गेहूं जीरो रहेगा। पूरा गेहूं उगा रहा है तो चावल नहीं उगेगा। थोड़ा सा गेहूं उगा रहा है तो चावल ज़्यादा उगाएंगे। चावल ज़्यादा उगा रहे हैं गेहूं कम, मतलब इस तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। आया समझ में? ऑफ टू गुड्स, कितने गुड्स के बारे में यहाँ पे हमको देखना है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द फुल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज। मतलब कि जमीन इतनी है तो इस पूरे जमीन का यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो चीज हमको यहाँ पे क्या देखना है, शो करना है, ठीक है। एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो दी हुई है हमको उसका भी यूज हमको करना है। और टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, अभी एजम्पशंस देखिए, इसमें एजम्पशंस क्या लेके चलना है हमको। एजम्पशन में लिखा हुआ है गिवन रिसोर्सेज आर रिमेन फिक्स्ड। मतलब कि ये जमीन की बात कर रहे हैं, तो जमीन जब भी होगी तो क्या हो रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब इससे जमीन बढ़ेगी नहीं, जितना है मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट एरिया है तो 500 स्क्वायर फीट ही रहेगा, वो 600 स्क्वायर फीट नहीं होगा। पहला एजम्पशन, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, जो टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो आपको दी गई है वो भी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अगर आप बैल से खेत जोत रहे हैं गेहूं उगाते समय, तो चावल उगाने के लिए भी बैल से ही खेत जोतेंगे। ये नहीं कि आधा जो है हम गेहूं उगा रहे हैं आधा चावल उगा रहे हैं, तो गेहूं वाला बैल से जोते हैं और आधा जो है हम ट्रैक्टर चलाए हैं, ये नहीं। ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, ट्रैक्टर से ही जोतेंगे, ठीक है। मतलब कहने का है कि टेक्नोलॉजी जो भी यूज कर रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस में कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। थर्ड क्या एजम्पशन लेके चलना है हमको, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयड। जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग को क्या पूरी तरीके से उसका यूज करना है, फुल्ली इफिशियंटली, ठीक है। आया समझ में? ओके, अब आइए आगे देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और क्या नाम है इसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और क्या नाम है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और नाम है इसका। क्या नाम है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। आया समझ में? ये 5 नाम एक काम,
मतलब कि नाम 5 हैं लेकिन चीज एक है, कंसेप्ट एक है। आया समझ में? तो पांचों नाम याद रहेगा। एग्जाम में कोई भी नाम दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आइए देखते हैं कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे इसमें मेंटेन होते हैं। तो यहाँ पे हम बताएं पीपीसी में 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है हमको, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं व्हीट एंड सेकेंड वन इज राइस। ठीक, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है हमको, व्हीट एंड राइस मैंने यहाँ पे लिया अपने गुड्स। अब ये बताइए, अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं तो कॉम्बिनेशन ए में, कॉम्बिनेशन ए में हमारा व्हीट उग रहा था पूरा का पूरा 10। ठीक है, तो उस केस में राइस हम उगा रहे थे 0, क्योंकि जमीन मेरे पास इतनी ही थी। तो अगर पूरे जमीन पे अगर हम गेहूं उगा रहे थे तो चावल यानी कि नहीं उगा रहे थे। आया समझ? कॉम्बिनेशन बी की बात करें, जब हम चावल भी एक उगाना शुरू किए तो गेहूं हम कितना उगाना शुरू कर दिए? 9। गेहूं थोड़ा कम करोगे तभी ना चावल उगा पाओगे, यानी कि थोड़े जमीन पे हम क्या उगाना शुरू कर दिए? चावल। बाकी जमीनों पे अभी भी हम क्या उगा रहे हैं? गेहूं। कॉम्बिनेशन सी की बात करें तो चावल हम 2 उगाना किए, चावल कितना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए? 2। ठीक है, ये कितना कम हो गया? मान लीजिए 7। ठीक, 7 कर दिए इसको। उसके से कॉम्बिनेशन डी की बात करें तो ये कितना हम कर दिए? मान लीजिए 4 कर दिए, ये कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, कॉम्बिनेशन ई की बात करें तो अब हम गेहूं उगाना बंद कर दिए, चावल उगाना, चावल कितना उगने लगा मेरा? मान लीजिए 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। देखिए ये समझ में आ रहा होगा, जैसे जब 10 गेहूं उगा रहे थे तो चावल 0, पूरे जमीन पे गेहूं उग रहा था तो चावल नहीं उग रहा था। चावल थोड़ा सा उगाना शुरू किए तो गेहूं कम करना पड़ा हमको। ठीक है, उसके बाद से चावल और उगाना शुरू किए, गेहूं और कम करना पड़ा। ये मतलब कि ये जो है हमारा बढ़ते जा रहा है और ये क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। वीट का प्रोडक्शन घटा रहा है, तब जाके हमारा राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, या फिर इसको नेगेटिव रिलेशनशिप बोला जाता है। आया समझ में? नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इनवर्स। ऐसा में नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, क्यों रहा है? बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको कहते हैं? डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट divided by delta gain of output। एक आपका लॉस हो रहा है तब जाके तो एक गेन हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि एक चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं तभी दूसरी चीज आप गेन कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MOC बोलते हैं। ठीक है, और MOC क्या हो रहा है इसमें? आइए देखते हैं। इसमें कैलकुलेट करें अगर हम MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें यहाँ पे हम, तो ये बताइए वीट कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1, यहाँ तो 0 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे कॉम्बिनेशन में कितना सेक्रीफाइस किया आपने? 1, मतलब कि लॉस ऑफ आउटपुट चेंज कितना है? 1 का है। तो यहाँ पे राइस कितना गेन हो रहा है आपका? डिवाइड बाई 1, तो यानी कि MOC मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद से अब इन दोनों में देखिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वीट में, थर्ड कॉम्बिनेशन में, सी वाले में, तो 2, और यहाँ पे कितना
चेंज हो रहा है, 1 का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एमओसी 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3, और यहाँ पे कितना गेन हो रहा है 1, तो यानी एमओसी मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, अरे सॉरी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 4 का, तो यहाँ टोटल कितना का गेन हो रहा है 1 का, तो यानी एमओसी मेरा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आया समझ में, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको छोटा सा। पीपीसी की बात करेंगे तो ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप जाएगा, क्यों, हम पहले ही आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और कोई किसी भी डाटा में अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही जाता है। आया समझ में, आई। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं बीट है मेरा, ये मेरा राइज है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हम कितना ले लें बीट, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, यही हम लेंगे क्योंकि हमको इसमें 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाना होता है, ठीक है। ठीक, आइए तो ये बताइए, जब आप बीट 10 उगा रहे थे तो राइस 0 उगा रहे थे, तो ये बीट है, बीट जब आप 10 उगा रहे थे तो यही कॉम्बिनेशन है ना, तो राइस आपका 0 उग रहा था। अब बीट आप 9 उगाना शुरू किए, मतलब कि ये 1 उगने लगा, यानी कि कॉम्बिनेशन 2 आपका यहाँ पे आएगा बी। उसके बाद ये 7 उगाना शुरू किए, 6 एंड 7, तो ये आपका 2, ये सी कॉम्बिनेशन आ गया आपका। डी वाले में राइस 4 हुआ तो ये 3 हो गया, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया डी। उसके बाद इसमें 0 एंड 4 यानी कि ई कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये आपका जो बन रहा है ये ग्राफ, ये स्लोप डाउनवर्ड। और इस शेप को क्या कहेंगे हम, ये बताइए कैसा दिख रहा है। देखिए गुफा बन गया ना, ये गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केव। तो ये शेप कौन सा बन गया, कॉनकेव, ठीक है। ये इस शेप को हम लोग कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है मेरा वो किस शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं, इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा, ठीक है। ठीक, ये हमारा कॉन्वेक्स शेप भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब सैक्रिफाइस जो है गेन से क्या हो। यहां पे देखिए सैक्रिफाइस आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और गेन यहाँ पे कम हो रहा है। तो जब सैक्रिफाइस कम हो, गेन ज्यादा हो, तब हमारा ये ग्राफ ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स शेप में। और जब दोनों कांस्टेंट हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन के तैयार होगा। आया समझ में, एकदम इस तरह का कांस्टेंट, अगर दोनों में जितना आप गेन कर रहे होते हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इस तरह का हमको ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। और अगर सैक्रिफाइस कम कर रहे हैं, गेन ज्यादा हो रहा है, तो हमारा इस तरह का कॉन्वेक्स शेप में ये मिलेगा। लेकिन ये जो अभी हम डाटा यहाँ पे बनाए हैं, इसके हिसाब से हम सैक्रिफाइस ज्यादा कर रहे हैं, गेन कम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो कर्व यहाँ पे तैयार हो रहा है वो कौन सा तैयार हो रहा है, कॉनकेव। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, हमारा कुछ इस तरह का शेप आया था, इसलिए मेरे कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना पीपीसी की, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया, मान लीजिए पॉइंट ए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बताइए ये पीपीसी कर्व के अंदर है ये पॉइंट, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर यही पॉइंट यहाँ पे दिया रहता, मान लीजिए ये पॉइंट एफ है, ठीक है, पॉइंट एफ यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, तो
भैया रिसोर्सेज मेरे पास इतने ही हैं, जितने रिसोर्सेज थे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है मेरे लिए ये अनअटेनेबल है, इसको हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल पॉइंट। क्यों? क्योंकि वहां पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। आया समझ में? ठीक। अगर हम बात करें शिफ्टिंग की, तो पीपीसी कर्व है ये मेरा, और ये राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड दोनों तरफ से शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैसे होता है? चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से। जैसे यहाँ पे जितना रिसोर्सेज आपको, जैसे मान लीजिए जमीन है, ये 500 स्क्वायर फीट है, ठीक है, स्क्वायर फीट है, तो 500 से अगर ये जमीन बढ़ा दी जाए, अगर 600 स्क्वायर फीट कर दी जाए, प्लस कर दिया जाए 100 स्क्वायर फीट, तो यानी कि आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? अगर यही इसका उल्टा देखें, जमीन आपकी कम कर दी जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो पीपीसी कर्व आपका अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? जैसे कि पहले ये क्या कहता है 500 स्क्वायर फीट जमीन थी, अब 400 स्क्वायर फीट कर दिया जाए, तो आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? पीपीसी कर्व। तो ये कब चेंज हुआ? चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से। लेकिन चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी चेंजेस क्या आते हैं पीपीसी कर्व में। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे चेंजेस आते हैं? तो मान लीजिए आपका पीपीसी कर्व ये था, ठीक है, जमीन ये थी, आधे जमीन पे आप उगा रहे थे वीट और आधे पे उगा रहे थे राइस। ये हमारा वीट था और ये मेरा राइस था। आया समझ में? अब वीट जो है ये आप ट्रैक्टर से खेत जोत के उगाने लगे, और इस पे भी अभी भी बैल से ही जोत रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी इसमें क्या कर दी, इम्प्रूव कर दी, इसमें अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो बताइए वीट का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ने लगेगा, पीपीसी इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? वही अगर उल्टा देखिए, ये हमारा पीपीसी कर्व है। अब यहाँ पे राइस का जो खेत है चावल वाला, उसको आप ट्रैक्टर से उगवा रहे हैं, उसमें खाद अच्छे से डाल रहे हैं, और वीट वाला जो है खेत एरिया जो है उसको अभी भी आप बैल से जोतवा रहे हैं, उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। ये बताइए अब राइस का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये राइस है, ये वीट है। आया समझ में? और अगर दोनों में टेक्नोलॉजी आप बेहतर कर दिए, जैसे कि पहले आप बैल से खेत जोतवाते थे पूरा, अब जो है पूरा का पूरा खेत किससे, ट्रैक्टर से जोतवा रहे हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो आपका जो कर्व है, मान लीजिए ये पीपीसी कर्व है, तो वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। आया समझ में? तो रिसोर्सेस की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से पीपीसी कर्व में शिफ्टिंग होती है। आया समझ में? तो यही था हमारा पीपीसी, ठीक है। और क्यों होता है ये, तो मैंने आपको बता दिया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।